चलिए, तो पिछले वीडियो सीरीज में हम लोग देख लिए थे 26 नंबर प्रश्न तक। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जिनका 12th क्लास का एग्जाम है आपका 2023 में ही, तो उनके लिए ये ज्योग्राफी का वीडियो सीरीज चल रहा है। बाकी के पार्ट्स ज्योग्राफी का वीडियो सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहाँ आप ज्योग्राफी के बाकी क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो चलिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाए। तो 27 नंबर प्रश्न आपको दिख पा रहा है, 26 तक पिछले वीडियो सीरीज में बात किए थे। तो 27 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ये बताना है 70% है कि 72% है कि 65% है या फिर 90% है। तो फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सही अगर ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, 90%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 90, सब पुराना डेटा है, 2011 ईस्वी का अकॉर्डिंग ही आपको पूछेगा। हालांकि वहां देखे थे 89 कुछ होगा, लेकिन लगभग में आप 90% यहाँ यूज करेंगे ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए। चलिए, अगले प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? नगर की जो जनसंख्या का जो अनुपात है वो कम था, कौन से दशक में? ऑप्शन 1 है आपका 1901 से 91, 1911 से 1921, 1921 से 1931, 1931 से 1941। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ 28 की बात कर ले सर, तो ये याद रखेंगे 28 का बी ऑप्शन सही है, यानी 1911 से लेकर के 21 के दौरान जो है इस दशक में नगरीय जो अनुपात थे वो याद रखेंगे अधिक नहीं कम थे, याद रखेंगे अधिक नहीं कम है, तो कम याद रखेंगे 28 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये है आपका 29 नंबर प्रश्न है। अब ध्यान से सुनेंगे, किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक है? यानी नगर में जनसंख्या की वृद्धि हम लोग अभी देखे कि किस दशक में कम थी, तो 1911 से 21। अब जनसंख्या वृद्धि जो है नगर में वो ज्यादा को आपको करना है, तो ये है आपका पहला ऑप्शन 1951 से 61, दूसरा है 1961 से 1971, तीसरा है 1971 से 81 और चौथा है आपका 1991 से 2001 ईस्वी। तो फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर ले 29 नंबर प्रश्न, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 1951 से लेकर के और 1961 ईस्वी, यानी 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 30 नंबर प्रश्न आगे हम लोग बात कर ले, तो 30 नंबर प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? ये 2001 के ही जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने गांव हैं। तो फटाफट से जवाब देंगे। 2001 ईस्वी के अगर जनगणना के अगर मुताबिक बताएंगे तो भारत में गांवों की जो संख्या है वो 5.93 लाख है, याद रखेंगे 5.93 लाख थी। ठीक है, चलिए अब तो बढ़कर के बहुत ज्यादा हो गया है। 31 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 31 नंबर प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी कितना? तो ये याद रखेंगे, विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ दर्ज की गई थी, या फिर 530 करोड़ दर्ज हुआ था, 600 करोड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। कह रहा है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर ले सर, तो यानी 2001 ईस्वी का जो दौर है, 1 2 3 4 ये सब जो चलेगा वो है, यानी 2000 की स्टार्टिंग हो गई है। तो ये ध्यान सुनेंगे, आपको एनसीईआरटी के कड़ी में पढ़ा दिया गया है बुक्स में कि अगर 21वीं शताब्दी की बात कर ले 1999 तक याद रखेंगे जो आबादी थी वो याद रखना है कि लगभग 600 करोड़ था, यानी 6 अरब की जनसंख्या नोट की गई थी। और जब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ हुआ था तो 6 करोड़ से प्लस, यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी जो है वो 6 अरब से अधिक आबादी नोट किए गए थे। 1 अरब बराबर होता है 100 करोड़। तो यहाँ पे सही ऑप्शन अब हम लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो ये 500 करोड़ यानी 5 अरब की बात हो रही है, 530 करोड़ यानी 5 अरब और 30 करोड़ या 600 करोड़। तो यहाँ पे ये तो ध्यान सुनेंगे, इस टाइम तक 1999 तक ही ये आबादी थी, और बात हो रहा है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो आबादी इससे तो ज्यादा है, लेकिन अदर कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न के सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा लगभग जनसंख्या। और अब हम लोग बढ़ते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। क्योंकि बताए थे कि जितने ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उन सबको हम एक एक दो वीडियो सीरीज करा करके और सबको हम कवर करा लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। तो देख लेंगे, जहां आपका कहीं ना कहीं अगर कोई सब्जेक्ट छूटेगा या कोई चैप्टर छूटता है तभी आपका प्रश्न जो है वो मिस हो जाएगा। अब एक ध्यान से सुनेंगे, यहां से भी भर भर के प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है
पहला प्रश्न ही आपको दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर से कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अब बताना है आपको, अल इदरीसी ने, रटजल ने, अलमसूदी ने, लुसियन फैब्रे ने। तो जल्दी से बताएंगे संभववाद शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अगर करने वाले कोई अगर आदमी है तो सर वो कौन है, फटाफट से बताएंगे। तो ये हो जाएंगे, याद रखेंगे, लुसियन फैब्रे। लुसियन फैब्रे कहाँ के रहने वाले हैं, तो लुसियन फैब्रे जो है सर ये फ्रांस के रहने वाले हैं। लुसियन फैब्रे सबसे पहली बार संभववाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बार संभववाद जो विचारधारा है इसके प्रतिपादक यानी जो देने वाले आदमी है उनका नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इशारे के लिए बता दे कि वो भी फ्रांस के ही रहने वाले हैं। चलिए ये याद रहेगा आपको कमेंट में करना है। फ्रांस के रहने वाले एक भूगोलवेत्ता ज्योग्राफर का नाम बताइए कि जो संभववाद जो है वो विचारधारा ही दिए हैं यानी उसके प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, सेकंड नंबर प्रश्न देखेंगे, मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है। मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है, समाजशास्त्र के, सामाजिक विज्ञान के, मानव भूगोल के, यह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र के। फटाफट से देखेंगे तो मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है, अगर बात कर ले इसकी तो ये हो जाएगी आपकी सर मानव भूगोल की। मानवतावाद किसकी विचारधारा है, तो मानव भूगोल की। तो दूसरा के यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आराम से होशो हवास में एक एक प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ये बहुत प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है और बारीकी से देखेंगे कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी आपको भौगोलिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं देता है तो इसका एक यात्रियों के विवरण यानी जो भी यात्री आते हैं और जो भी कुछ दिखते हैं उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में यानी ट्रैवलर डिस्क्रिप्शंस में लिखते हैं। क्या उससे किसी भौगोलिक की जानकारी नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। हमारे ही इतिहास से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे यात्री जो है मध्य काल में वो दूसरे देशों से आए और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। जैसे किताबुल रहला जानते होंगे, किताबुल हिंद जानते हैं, किताबुल हिंद के लेखक हैं आपका अल बिरूनी, किताबुल हिंद के लेखक हैं आपका जिनका नाम इब्न बतूता है। इन सब ने यात्रा वृत्तांत लिखा है और इस सब के बारे में भारत के रीति रिवाज, धर्म, कुछ नदियाँ, शहर, राजा का मकान, ये राजा के महल, ये सब लोगों के आवास कैसे होते थे। बरबोसा ये सब कहता है दक्षिण भारत में आया था कि लोगों का आवास छप्पर छानी के। तो यहाँ बिल्कुल ही पहला सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी, प्राचीन मानचित्र, पुराने जो भी मानचित्र हैं क्या उससे भौगोलिक सूचना का जानकारी मिलता था कि नहीं मिलता था। उस समय गांधार से गांधार की राजधानी तक्षशिला से चाणक्य जी एकदम नक्शा निकाल करके आ जा रहे हैं पाटलिपुत्र, और कहीं ना कहीं बीच में जो भी जंगल होगा, कहाँ नदियां होगा, कहाँ पर्वत होगा, ये सब क्या है पुराने मानचित्र से इसकी पता चलती है। तो ये भी एक भौगोलिक सूचना का स्रोत जो है वो है, लेकिन कह रहा है कि नहीं है। प्राचीन महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब इपिक हो गया या जो प्रमुख महाकाव्य है जैसे महाभारत हो गया और रामायण हो गया। तो महाभारत और रामायण से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम 100 में 200 एकदम 100 जो एकदम कह सकते हैं सर एकदम 100 में 100 जो है वो आपका सही आंसर हो गया। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, याद रखेंगे चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये याद रखेंगे। इसके अलावे अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी अन्योन्य क्रिया के लिखना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ये बताना है, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या फिर मानवीय भाईचारा। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान सुनेंगे, कह रहा है ना कि पर्यावरण, बढ़िया से देखेंगे। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण, यानी लोग माने आदमी मानव और पर्यावरण, तो इन दोनों में अन्योन्य क्रिया की अगर बात कर ले तो बताओ किसके सहारे हो सकता है। तो ये होता है सर जी तो तकनीक के सहारे। किसके सहारे होता है? तकनीक के सहारे। जैसे अगर कोई पेड़ है और पेड़ फल देता है, मान लेते हैं कि ये आदमी है और ये क्या है, तो ये एक पेड़ है, ये एक क्या है, रुकिए एक बढ़िया से बना देते हैं। अगर मान लेते हैं सर ये कोई आदमी है, ये कोई क्या है, तो आदमी है, और ये मान लेते हैं कि एक वृक्ष है, ये एक क्या है, तो एक वृक्ष है, और ये वृक्ष में याद रखेंगे मानव क्या करता है, तो कुछ साधनों से जैसे कुल्हाड़ी होगा तकनीक के रूप में, छोटी तकनीक के रूप में, उससे ये काट करके और अलग अलग औजारों से पलंग बना सकता है, दरवाजे बनाएगा, खिड़कियां बनाएगा। तो ये मानव इसके साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है।
ठीक है। तो उसी तरह से आज मान लेते हैं कि पर्वत को ही ले लेंगे और ये एक पर्वत है, ये आपका पर्वत क्या है, तो पर्यावरण का एक भाग है सर बात ना। और इस पर्वत को अगर अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से काट करके और बीच से रेलवे की पटरियां गुजार दिया सर बात को, तो ये किसके कारण पॉसिबल है, तो ये प्रौद्योगिकी के कारण, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के कारण, और टेक्नोलॉजी तकनीके को कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ 4 का बी ऑप्शन जो है सर वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बढ़ते हैं तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सर सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से मानव भूगोल का एक उपागम जो है नहीं है, अगर इसकी बात कर ले तो मात्रात्मक क्रांति होगी। याद रखेंगे कौन सा होगा, तो मात्रात्मक क्रांति होगा। बाकी सब जो है आपका मानव भूगोल के एक उपागम है। ठीक है, डायग्राम के रूप में हम लोग देखे थे क्लास में भी। चलिए अगले 6 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है। ऑप्शन 1 है क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, तीसरा है प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, चौथा है सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। तो जल्दी से फटाफट से देखेंगे, सोचना है आपको कि मानव भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन से है। फटाफट से आप देखिए और कमेंट करिए। थोड़ी सी बात आपको हम बता दें कि जो एग्जाम तो दे रहे हैं वो ठीक है, बाकी आपके जो भी आपके भाई बहन होंगे जो आगे आर्ट्स लिए होंगे और चाहते हैं कि यूट्यूब पे ये तो थोड़ा बहुत जहाँ तक मिस्टेक भी होता है, चाहते हैं कि बारीकी और डीप स्टडी करें और आगे चल करके बड़े एग्जाम के लिए भी वो आज ही तैयार हो जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी का जो बैच है सर, याद रखेंगे एनसीईआरटी का जो बैच है आपका वो हम लाए हैं और आपको नोट्स के साथ 3 सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको देंगे मात्र 51 रुपया में। 51 रुपया में नोट्स और प्लस में फ्री वीडियो लेक्चर्स, ये देख करके तैयारी बिल्कुल बढ़िया से कर सकते हैं। ऐसे ऑफलाइन सेंटर में जिनको अगर आना है, अपने भाई बहन को भेजना है, तो मसौढ़ी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ठीक है, पटना के अंतर्गत आने वाला एक शहर जिसका नाम है मसौढ़ी बाजार। ठीक है, जहानाबाद पटना के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा ऑफलाइन है, जो आसपास के हमारे हैं, जो भी आसपास के इलाके के हैं वो हमारे यहाँ ही आकर के पढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए ये रह गया सर एडवर्टीजमेंट प्रचार। अगल बगल के बच्चे होंगे उनको फायदा किया होंगे, बाहर के बच्चों को हम महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो गया होगा ये टाइम। कोई बात नहीं, हम लोग अगले प्रश्न को देखें। इससे पहले हम देख ले कि छठा का आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी जो है यही भूगोल के 2 मुख्य शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो 7वां प्रश्न है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल से भूगोल के उपक्षेत्र है। ये आपको बताना है सर। अगर बात कर ले 7 नंबर प्रश्न के, तो कह रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल एवं सामाजिक भूगोल ये भूगोल के उपक्षेत्र है। तो ये कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है, सामान्य भूगोल के, विशिष्ट भूगोल के, मानव भूगोल के, जीव भूगोल के। तो एनसीईआरटी जब बुक उलटिएगा तो इसमें सारा चीज वर्णन है कि ये सब के सब मानव भूगोल का ही जो है वो एक उप क्षेत्र है। मानव भूगोल का ही एक क्या है, उप क्षेत्र है। और फिर इसमें भी पढ़ना है कि व्यवहारिक भूगोल में क्या आते हैं, राजनीतिक भूगोल में क्या आते हैं, आर्थिक भूगोल में क्या आते हैं, सामाजिक भूगोल में क्या आते हैं। तो ये सारा कुछ आपको जो है सर वो पढ़ना है। सामाजिक भूगोल में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर भी आपका बहुत सारे चीज आ जाएंगे, जिससे चिकित्सा से संबंधित। आर्थिक भूगोल में आपका उद्योग धंधा वगैरह इस सबसे संबंधित। राजनीतिक भूगोल में सेना उना से संबंधित आ जाएंगे। चलिए लंबा हो जाएगा, अब यहाँ पढ़ने वाला नहीं है, खाली ऑप्शन सही सही देखते चलना है। 8वां नंबर प्रश्न है कि संभावनावाद अवधारणा से किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो संभववाद की जो अवधारणा है, यानी पॉसिबल, हर चीज को पॉसिबल कर सकता है, ये किस घटक में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, या राजनीतिक घटक को, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे तो ये ध्यान से सुनेंगे। संभावनावाद की विचारधारा है कि जिसमें हम लोग देखे थे कि मनुष्य को प्रकृति का गुलाम नहीं समझा जाता है, एक तरह से मनुष्य को प्रकृति का मालिक समझा जाता है। तो मानव की यहाँ वैल्यू थोड़ा बढ़ जा रही है। तो ये जो घटक है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवीय घटक। तो 8 के आपका बी ऑप्शन सर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे बढ़िया से जी, कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह कथन जो है सर किसने कहा है, ये आपको बताना है। जीन ब्रून्स ने, वाइडल डिला ब्लास ने, वही है सर पॉल विडाल डिला ब्लास, घबराना नहीं है। सी है आपका हंटिंगटन और डी है आपका फ्रेडरिक रेडजेल।
वो बताना है कि ये जो परिभाषा है वो किनकी है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर विडाल डिला ब्लास, यानी पॉल विडाल डिला ब्लास। और पिछले अब तक कमेंट में कर दिए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता दें कि जो अभी हम कुछ देर पहले आपको प्रश्न दिए थे कि याद रखेंगे लुसियन फैब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए, और बात कर ले कि संभववाद की अवधारणा कौन दिए, तो यही आदमी दिए थे जिसका नाम है पॉल विडाल डिला ब्लास। ठीक है, इन लोग का मानना है कि मानव श्रेष्ठ है, प्राकृतिक श्रेष्ठ नहीं है। चलिए, फ्रांस के ज्योग्राफर हैं। 10वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो है कि ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? सैंपल है, वारेनियस है, रेटजल यानी वही रेटजल है, या डार्विन है? फटाफट से बताएंगे। तो ज्योग्राफिया जनरलिस के जो लेखक है, इस पुस्तक के लेखक वारेनियस है। कौन है? वारेनियस। तो यहाँ पे 10वां के आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एंथ्रोजोग्राफिया किसने लिखी? वाइडल डिला ब्लास ने लिखा, या रेटजल ने, या डेविस ने, या जीन ब्रून्स ने? तो एंथ्रोजोग्राफिया किसने लिखा, फटाफट से बताएंगे। तो जल्दी से बताना है। 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले सर, तो ये आपका रेटजल है। एंथ्रोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक रेटजल है। इन्हीं को कहते हैं सर फ्रेडरिक रेटजल। याद रखेंगे कौन रेटजल? फ्रेडरिक रेटजल। ये एक जर्मन के भूगोलवेत्ता है, जर्मन जोग्राफर हैं, और ये ध्यान रखेंगे इन्हीं को हम कहते हैं सर तो जनक, मानव भूगोल के जनक कहते हैं। चलिए ये याद रखेंगे। यहां भी हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे, बड़ा ही बढ़िया है, ऐसे प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं। हंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य है? जल्दी से बताना है। हंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित में से मानव भूगोल का प्रमुख तथ्य है पेड़ पौधे, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, या मानवीय सोच? फटाफट से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हंटिंगटन के अनुसार याद रखिएगा मानव भूगोल के प्रमुख जो तथ्य है ये आपका हो जाएगा पेड़ पौधे। क्या हो जाते हैं? पेड़ पौधे। तो 12 के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हंटिंगटन एक ज्योग्राफर है, भूगोलवेत्ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले तो 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल, रेटजल, बार्टेड और हंटिंगटन। ये वर्डिंग मिस्टेक है टिंगटन। चलिए अगर जल्दी से बताना है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बात करें सैंपल, इनको कहते हैं एलेंसी सैंपल। एलेंसी सैंपल जिनको कुमारी सैंपल कहते हैं, ये रेटजल साहब जो मानव भूगोल के जनक है, इनके ये शिष्य है, चिलाइन है। और कहीं ना कहीं अगर हंटिंगटन की बात कर ले तो ये एक ज्योग्राफर है, अभी इनकी चर्चा चला ही चला। और यहाँ बार्टेड की बात कर ले तो ये ज्योग्राफर नहीं है, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा बार्टेड। याद रहेगा आपको, 13 के डी और सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? प्रो हंटिंगटन ने, कुमारी सैंपल ने, डेविस ने, जीव ब्रून्स ने? जल्दी से फटाफट बताएंगे। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन कहने वाले कोई और नहीं, कुमारी सैंपल है। अच्छा ये लड़का नहीं लड़की है, ये ध्यान रखेंगे, एक ज्योग्राफर है। ये कहाँ के हैं भाई? तो ये अमेरिका के ज्योग्राफर है, याद रहेगा। तो यहाँ पे 14 की आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेडरिक रेटजल के ये स्टूडेंट थी। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो यह है 1990 के दशक के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद यानी वही खोज वाला, या फिर है आपका संभववाद? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ सर 15 के हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी उत्तर आधुनिकतावाद। एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे, एकदम पूरा आपको क्लियर दिखेगा। तो चलिए ये हम लोग देख लिए फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं विश्व जनसंख्या से। यहाँ से भी प्रश्न जो है सर आपका भर के आता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे फटाफट से। लेकिन इसको देखेंगे हम लोग अगले पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा हम व्यर्थ ना करेंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अदर पार्ट्स को भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। जल्दी से आप प्लेलिस्ट में जाइए, अभी तुरंत दूसरा हमारा वीडियो का सीरीज शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी वीडियो का हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्द पूरे संपूर्ण जो है आपका भूगोल को कवर करा देंगे, और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।